गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो में हमने सारे साइंटिस्टों के द्वारा दिए हुए क्लासिफिकेशन को पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप उन सारे वीडियो को देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया, देन सेकेंड टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर हमने 3 and 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में देखा कि कौन कौन से किंगडम्स को ऐड किया गया था। एंड फिर हमने देखा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम जो कि R.H. विटेकर सर के द्वारा प्रपोज किया गया था। एंड लास्टली हमने देखा 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद आज से जो हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं वो है किंगडम मोनेरा के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी अपने पिछले वीडियो में ही दे दी थी। एक बार उसका मैं आपके साथ क्विक रिवीजन करती हूँ, फिर आगे के अपने आगे के स्टडी को फिर हम कंटिन्यू रखेंगे। किंगडम मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया को रखा गया है। इज़ दैट क्लियर? बैक्टीरिया आर मोस्ट एबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब ये आपके हर जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया हवा में भी है, मिट्टी में भी है, जल में भी है, हर एनवायरनमेंट में ये मौजूद होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर आप अपने हाथ में मुट्ठी भर के मिट्टी लोगे तो उसमें लगभग 100 बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। दे आर ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, ये बहुत ही विषम आवास में भी निवास कर सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग, गर्म जल के झरनों में। आप कभी सोच सकते हो कि आपको 100 डिग्री सेल्सियस या 150 डिग्री सेल्सियस के पानी में आप नहाने के बारे में, लेकिन बैक्टीरिया उसमें भी अच्छे से नहाते हुए आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हॉट स्प्रिंग जिसका टेम्परेचर मैंने आपको अभी बताया 100 से लगभग 150 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। डेजर्ट दैट मीन्स रेगिस्तान का टेम्परेचर 50 से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। स्नो दैट मीन्स बर्फ़। और डीप ओशियंस मतलब समुद्र के बिल्कुल गहराई में और कई टन पानी का वज़न अपने ऊपर उठाते हुए भी बैक्टीरिया आपको वहाँ पे सरवाइव करते हुए मिल जाएंगे। और ऐसी जगह पे जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, स्नो है, वहाँ पे मतलब बिल्कुल लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे कोई भी जीव हो सकता है, लेकिन वहाँ पर भी आपको कुछ बैक्टीरिया मिल जाएंगे। तो पर्टिकुलरली ऐसे बैक्टीरिया जो कि बहुत एक्सट्रीम हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जिन आवास में किसी नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म का रहना पॉसिबल ही नहीं होता, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम रखते हैं आर्की बैक्टीरिया में। मतलब डेंजरस सिचुएशन में रहने वाले बैक्टीरिया को हम बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। उसके बाद शेप के अकॉर्डिंग हमने बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोकस, दैट मीन्स राउंड शेप। तो अगर कोई बैक्टीरिया गोलाकार आकृति का है तो उसको हम बोलते हैं कोकस। जैसे आपने सुना होगा माइक्रोकोकस। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस, अगर बहुत सारे जो गोल गोल संरचनाएं हैं वो जुड़ के एक चेन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन अगर वो करती हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। बेसिलस बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये रॉड शेप होते हैं और इनमें एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि एंडोस्पोर का निर्माण, या एंडोस्पोर को हिंदी में बोलते हैं अंतःबीजाणु, इसका निर्माण किस तरह के बैक्टीरिया में होता है, तो बेसिलस। विब्रियम दैट मीन्स कॉमा शेप्ड के होते हैं, एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरी जिससे हैजा नामक रोग होता है। स्पाइरलम, ये स्पाइरल शेप के होते हैं, दैट मीन्स इसमें फ्लैजिला इसके दोनों छोरों पे या एक छोर पे उपस्थित होती है, तो एग्जाम्पल है स्पाइरलम। दैट मीन्स शेप के आधार पे हम इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कोकस, बेसिलस, विब्रियम और स्पाइरलम। आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और उनका हम क्लासिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर एंड शो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है बट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। दैट मीन्स हम क्या हैं, एक मनुष्य
मल्टी सेलुलर होते हैं। तो मल्टी सेलुलर होने के साथ ही साथ हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमें पाई जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एंजाइम्स हार्मोन्स का फॉर्मेशन होना, और जितनी भी सारी हमारे में एक्टिविटी हो रही है हमारे सेल्स के अंदर, ठीक उसी तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक सिंपल स्ट्रक्चर वाले बैक्टीरियल सेल में भी देखी जाती है। सम बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है स्वपोषी, दैट मीन्स जो अपना भोजन स्वयं बना सके। ऑटो मतलब स्वयं। सिंथेसाइज फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, दैट मीन्स आपको अगर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन याद होगा तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों मॉलिक्यूल सनलाइट एंड क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स के द्वारा क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O क्या होता है, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट ही होते हैं। तो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का उपयोग करते हुए अगर बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। मेजॉरिटी आर हेट्रोट्रॉफ्स, बहुत ही कम बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि स्वपोषी होते हैं। अधिकतर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, दैट मीन्स परपोषी होते हैं। दे डू नॉट सिंथेसाइज द फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। अधिकांश जो बैक्टीरिया होते हैं वो परपोषी होते हैं, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, बट अपने भोजन के लिए वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होकर रहते हैं या डेड ऑर्गेनिक मैटर पर अपने फूड के लिए उन पर डिपेंडेंट रहते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर की। दिस इज़ ए बैक्टीरिया स्ट्रक्चर, इसको आप बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, बिकॉज बैक्टीरिया क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे जो बुक मैंने आपके सामने खोल के रखी है वो विद्या पब्लिकेशन की है, और मुझे तो हर पब्लिकेशन की ही बुक बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से हर चीज़ों के बारे में स्पष्टीकरण दिया हुआ है। लेकिन याद रखना, बेस्ट आपके लेवल पे अभी NCERT ही है, लेकिन अगर आपको अगर आपको रेफरेंस बुक ख़रीदनी है तो आप किसी भी पब्लिकेशन की ख़रीद सकते हो, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली अरिहंत या विद्या इन सब के मैं किसी का प्रचार नहीं करना चाहती हूँ कि आप ये खरीदो। सारी बुक्स एक ही जैसी हैं, सब में सेम नॉलेज दिया हुआ है। हाँ, विद्या की बुक कुछ बेटर इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कलरफुल डायग्राम्स दिए हुए हैं बस, लेकिन जो जानकारी है वो लगभग सारे बुक्स में एक ही तरह की दी हुई है। तो अगर आपके पास कोई पुरानी बुक भी है तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो कुछ भी चेंजेस हैं, लेकिन आपके पास NCERT तो होनी ही चाहिए। अगर आपके पास NCERT नहीं है तो आप NCERT ले लो, क्योंकि आपके लेवल पर आपको NCERT से ही सब जो आपका सिलेबस है, मेन जो सिलेबस है वो NCERT में ही दिया हुआ है। खैर, हम बात करते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में इसमें सेंटर में न्यूक्लियोइड पाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियोइड, ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, न्यूक्लियोइड का मतलब होता है यहाँ पे सर्कुलर DNA मौजूद होता है। सर्कुलर DNA डबल स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स इस तरह से ये आपका बन गया डबल स्ट्रैंडेड DNA। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से होते होते ये सर्कुलर शेप बना लेता है, ठीक है। तो ये बहुत उलझा हुआ है, तो इस तरह से, और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। अलग अलग अगर आप डिफरेंट पब्लिकेशन के बुक को देखोगे तो वहाँ पे इसको जीनोफोर भी लिखा रहता है, तो वो गलत नहीं है। इसको हम न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं और इसको हम जीनोफोर भी बोल सकते हैं। ये ऐसा हम बोलते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यहाँ पे मौजूद नहीं होता है। न्यूक्लियस का जो भी मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में ही उपस्थित होता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो एक स्ट्रक्चर हो गया। देन इसमें न्यूक्लियोइड के अलावा, दैट मीन्स डबल सर्कुलर DNA के अलावा इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA भी मौजूद होता है। दैट मीन्स ये DNA तो इसमें है, इसके अलावा इसमें सर्कुलर DNA भी मौजूद होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। एक्स्ट्रा
क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल भी इसमें मौजूद होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ये सर्कुलर इन शेप होता है, तो प्लाज्मिड भी हो गया। इसमें साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, तो साइटोप्लाज्म भी हो गया, जिसमें अलग अलग तरह के प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। राइबोसोम भी इसमें पाया जाता है, जो कि 70S टाइप का होता है। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। दैट मीन्स प्रोटीन के निर्माण का कार्य राइबोसोम के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद इसमें फ्लैजिलम पाया जाता है। फ्लैजिलम फॉर व्हाट? फॉर मोटेलिटी, दैट मीन्स मूवमेंट के लिए इसमें फ्लैजिलम पाया जाता है। इसके चारों ओर से घेरे हुए, दैट मीन्स साइटोप्लाज्म को घेरे हुए एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कुछ पदार्थों को अंदर जाने की परमिशन देती है और कुछ पदार्थों को अंदर जाने की परमिशन नहीं देती है, तो ये सेमी परमिएबल नेचर की होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके बारे में भी हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर चूँकि इसमें सेल वॉल पाई जाती है, तो इसमें क्या होती है, इसके चारों ओर सेल वॉल भी उपस्थित रहती है। और कभी कभी किसी बैक्टीरिया में आपको सेल वॉल के चारों ओर पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड। पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट का एक चेन लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। ये सब कुछ आगे आने वाला है, इसलिए अभी अगर आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल सुन के समझने की कोशिश करो। पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड दोनों को अगर यहाँ पे सेल वॉल के बाहर मौजूद है, तो उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, ये क्या करती हैं, बैक्टीरिया को मतलब विषम परिस्थितियों में रहने योग्य उसको ये बनाती हैं। तो ये हो गया। तो ये है आपका बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। इसमें सेंटर में क्या मौजूद होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, जिसको कि हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। बहुत सारे बुक्स में जीनोफोर भी लिखा होगा, दोनों सेम थिंग है। उसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल भी मौजूद होता है सर्कुलर इन फॉर्म में, उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। इसमें राइबोसोम 70S टाइप का पाया जाता है। इसमें इंक्लूजन्स होते हैं। इंक्लूजन्स मतलब कुछ फैट बॉडीज़ होती हैं, कुछ वसा के छोटे छोटे कण होते हैं, जो कि इसमें भोजन के रूप में संचित होते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म होता है, दैट मीन्स कोशिका द्रव्य इसमें पाया जाता है। और फ्लैजिलम हो गया। फ्लैजिलम लोकोमोशन के लिए होता है, मतलब इसकी गति के लिए होता है। सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो ये है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, और जो क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा गया था, वो भी जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को हम 16S RNA के अनुसार, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, दैट मीन्स बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में रहने वाले बैक्टीरिया, उसको हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हेलोफाइल्स, हेलो का मतलब होता है हैलोजन ग्रुप, आपने सुना होगा हैलोजन ग्रुप, जिसमें केमिस्ट्री में ये है। तो हैलोजन ग्रुप में आपके आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, तो ये सब कुछ, ब्रोमीन, ये आते हैं हैलो ग्रुप्स में। मतलब जो ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत लवणीय, मतलब जो बहुत नमक वाले स्थान पे सरवाइव करते हैं, रहते हैं, उसको बोलते हैं हैलोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स, मतलब जो बहुत हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच पे बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं, उसको बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। मेथेनोजन, दैट मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो कि मेथेन गैस को जनरेट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मेथेनोजन। फिर है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम 2 टाइप्स, मतलब 2 प्रकार के ये होते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप माने स्वपोषी। तो जो बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं, वो अपना भोजन 2 तरह से बना सकते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, दैट मीन्स जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन का मतलब करते हैं, निर्माण करते हैं, इसमें आते हैं साइनोबैक्टीरिया। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, दैट मीन्स जो केमिकल चीज़ों से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उनमें आते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। फॉर एग्जांपल नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टर। हेट्रोट्रॉप्स के अंतर्गत कौन से बैक्टीरिया आते हैं, मतलब परपोषी के अंतर्गत, जो कि पैरासाइट होते हैं या सैप्रोफाइट होते हैं। पैरासाइट मतलब
जो रोग उत्पन्न करते हैं इसमें आते हैं पैरासिटिक, और सैप्रोफाइट मतलब जो मृत चीज़ों से अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन को आप लिख लेना। और हाँ, आपने पूछा था, मैंने देखा था अभी ग्रुप में नोट्स के बारे में, तो देखो एनसीईआरटी खुद ही में पूरी एक बहुत अच्छी खासी आपके पास नोट्स अवेलेबल है। तो आप एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को लिखने की कोशिश करो, और जो मैं आपको इस तरह से पढ़ाती हूँ उसको आप, जैसे मान लो आपने एनसीईआरटी के 2-4 लाइन को लिखा, फिर आपने इस वीडियो को पहले आप देख के पूरे अच्छी तरह से समझ गए, इसको आपने नोट किया, जहाँ जहाँ पर एनसीईआरटी से नोट्स बनाते समय जहाँ जहाँ पर आपको इसको डालना है, आप बीच बीच में उसको इसमें मतलब मेरे इस नोट्स को अपने नोट्स में आप लोग डालते हुए भी चलो। मतलब एक कंप्लीट नोट्स आप लोग खुद तैयार करो, क्योंकि जब आप लोग नोट्स खुद बनाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। लेकिन फिर भी अगर आप नोट्स खुद नहीं बना पाओगे तो मुझको बताना कि आपसे नहीं बनने वाला है, और फिर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड मतलब मेरे द्वारा फिर आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और आज का क्वेश्चन ये है कि 6 डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन में जो 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो 6 किंगडम है उसका आप लोग नाम लिखना। और प्लीज़ स्पेलिंग पे आप लोग ध्यान देना, बिकॉज़ मैंने देखा था कि बहुतों की स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। तो जो लोग पहले कमेंट करते हैं, मतलब जिनका आंसर पहले आता है उनका तो स्पेलिंग बिल्कुल सही रहता है, लेकिन जो लोग लास्ट में आते आते 3-4 ऐसे हो जाते हैं जिनका स्पेलिंग मिस्टेक रहता है, तो प्लीज़ स्पेलिंग पे आप लोग अपने ध्यान दो। थैंक यू।